दिन मंगलवार बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद और मेरे साथ हैं अंजुम शर्मा। जुबैर का ट्वीट अगर क्वेश्चनेबल नहीं था तो हमने अकॉर्डिंगली एक्शन लिया, जिसमें क्वेश्चनेबल मिला हमने अकॉर्डिंगली एक्शन लिया। सो इट्स अ फेयर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 4 साल पुराने ट्वीट को लेकर पत्रकार मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी, चर्चा होगी पूरे मामले की। जानेंगे ऐसे केस में गिरफ्तारी के कानूनी प्रावधान क्या हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जहाँ पे भी 7 साल से कम की सजा है वहाँ अरेस्ट करने से पहले नोटिस दिया जाए। सरकारें अपने खिलाफ विरोध की आवाजें क्यों सुनना नहीं चाहती हैं? चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य किसी दल का राज सरकार हो, प्रवृत्ति तो फासिस्ट है। मिलवाएंगे LGBT कम्युनिटी की एक महिला से और बात होगी खेल की भी। लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं देश दुनिया के पूरे दिन का हाल अंजुम शर्मा से। राजस्थान के उदयपुर में एक हिंदू युवक की गर्दन काटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। ये खबर बिल्कुल अभी की है और इस खबर के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। हत्या के बाद उदयपुर के कुछ इलाकों में आगजनी और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की है कि इस वीडियो को शेयर करके माहौल खराब करने की कोशिश न की जाए। अशोक गहलोत बोले, ये घटना उदयपुर की कोई मामूली घटना नहीं है। जिस रूप में की गई है वो घटना के बारे में ऐसा भी कोई कर सकता है। जितनी निंदा करी थी कम है। हम चाहते हैं कि सब मिलकर के ऐसे वक्त में तनाव पैदा नहीं हो, सब मिलकर आपको शांति से रहें और दोषी जो है उसको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं घटना के बाद उदयपुर संभाग के आयुक्त ने अगले 24 घंटों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश जारी किए हैं। उदयपुर के जिला अधिकारी ताराचंद मीणा ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। दोषियों की पहचान पर SP मनोज कुमार ने कहा, ये सही है कि एक नृशंस हत्या हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है और हम जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन मोटे तौर पे ये जानबूझ के किया गया मर्डर ही है। आरोपी अभी कुछ आइडेंटिफाई हुए हैं, हमने टीमें भेजी हुई हैं और उनको तत्काल जल्दी ही हम दस्तयाब भी करेंगे। इस पर बाकी अपडेट आप BBC हिंदी की वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचे। UAE के मौजूदा राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने एयरपोर्ट पर उनका अभिवादन किया। UAE में मोदी शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर अपनी व्यक्तिगत संवेदनाएं व्यक्त करेंगे, जिनका लंबी बीमारी के बाद 73 वर्ष की उम्र में 13 मई को निधन हो गया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुवाहाटी में मौजूद बागी विधायकों से मुंबई आकर बात करने की अपील की है। NCP नेता सुप्रिया सुले ने भी कहा है कि विधायकों को बात करनी चाहिए। वहीं संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गुवाहाटी में रुके सभी MLA बागी नहीं हैं। बातचीत की बात को दोहराते हुए शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे बोले, There is a group of MLAs out there in Guwahati who wants to come back. The Chief Minister's appeal to everyone out there, whoever wants to be truly a Sainik and wants to come back, should come back, may come back and have a heart-to-heart with the Chief Minister. ये थे शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे। यूक्रेन के क्रेमेंचक में 27 जून को एक शॉपिंग मॉल में रूसी मिसाइल टकराने से 18 लोगों की मौत हो गई है। क्रेमेंचक पोल्तावा क्षेत्र में है, जहां के सैन्य प्रमुख दिमित्री ल्यूनिन ने 28 जून को टेलीग्राम पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पूरी रात राहत कर्मियों ने बचाव का काम जारी रखा। यूक्रेन एयरफोर्स कमांड ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि यह हमला रूस के Tu-22 M3 बॉम्बर्स ने किया था। ईरान ने औपचारिक रूप से ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खातिबजादेह ने बताया कि चीन के राष्ट्रपति ने ईरान के राष्ट्रपति को ब्रिक्स में शामिल होने का न्योता दिया था। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि अर्जेंटीना ने भी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। हालांकि अभी तक अर्जेंटीना ने इस बारे में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। G7 देशों के नेताओं का कहना है कि रूस यूक्रेन पर हमले की वजह से जो लाभ कमा रहा है उसे रोकने के लिए वो कदम उठाएंगे। जर्मनी में हुए शिखर सम्मेलन के समापन पर जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन को जीतना नहीं चाहिए और G7 समूह लंबे समय तक साथ खड़ा रहेगा।
रिलायंस समूह के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके बेटे आकाश अंबानी को रिलायंस जियो का नया चेयरमैन बनाया गया है। और शाहपुरजी पलोनजी ग्रुप के प्रमुख पलोनजी मिस्त्री का निधन हो गया। वो 93 साल के थे। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार उनकी कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि पलोनजी का निधन देर रात मुंबई में उनके आवास पर हुआ। पलोनजी मिस्त्री टाटा ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। उनके पास कंपनी के 18.40% शेयर थे। नमस्कार, ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। इसे आप बीबीसी हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर लाइव सुन रहे हैं। मेरे साथ है मेरे साथी अंजुम शर्मा। अभी आपने सुना आज पूरे दिन की बड़ी खबरें क्या रही। अब आगे जानेंगे एक पूरी खबर का विश्लेषण। अंजुम, फेक न्यूज़ की बात जब आपके जहन में आती है तो उसका फैक्ट चेक करने के लिए आपके दिमाग में दूसरा नाम क्या आता है? बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, लेकिन उनमें एक नाम ऑल्ट न्यूज़ का आता है शायद। अंजुम, तो ये जो फैक्ट चेक के लिए आपने नाम लिया ऑल्ट न्यूज़, बिल्कुल ये एक दूसरा नाम बन गया था फैक्ट चेक के लिए, जिसके बाद कई और न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन आए जिन्होंने फेक न्यूज़ की असलियत पता लगाने का काम शुरू किया। उसी ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक जो पत्रकार हैं मोहम्मद जुबैर, कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अब से 1.5 घंटे पहले कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद उन्हें 4 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मोहम्मद जुबैर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और नफरत फैलाने का आरोप है। मोहम्मद जुबैर उस समय चर्चा में आए जब बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा की एक वीडियो क्लिप को उन्होंने साझा किया था, जिसमें नुपुर शर्मा एक समाचार चैनल पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर रही थी। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई खाड़ी देशों ने भारत की निंदा की और भारत को इस मामले में सफाई तक जारी करनी पड़ी। और अंजुम, दिलचस्प बात यह भी है कि जुबैर की जो गिरफ्तारी हुई है वो एक 2018 यानी 4 साल पुराने एक ट्वीट के सिलसिले में हुई है जी। उनको कल 2020 दिल्ली दंगों के मामले में सुनवाई के लिए बुलाया गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था, माफ कीजिए, 2020 के दिल्ली दंगों के मामलों में, लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया 2018 के सिर्फ ट्वीट के मामले में, जिसमें उन्होंने एक हिंदी फिल्म के सीन का पोस्टर शेयर किया था। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी जिसमें एक होटल के साइन बोर्ड पे हनुमान लिखा हुआ था। मेनली हनीमून की जगह हनुमान था और उन्होंने कुछ उस पर लिखा था कि 2014 के बाद जो है वो हनीमून हनुमान हो गया। इस तरीके की कुछ टिप्पणियां थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। उनको दिल्ली पुलिस ने कहा कि एक शिकायत के बाद ये किया गया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। अंजुम जी, शाहिद आपका उन्होंने बहुत दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल सेल के आईएफएसओ के डीएसपी हैं केपीएस मल्होत्रा, उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात कही कि आपका जो पर्सनल अकाउंट है, देखिए वो आपका है, मान लिया आपका है, लेकिन अगर उससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो उसका खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि ये मामला तो काफ़ी पुराना है, ट्वीट भी काफ़ी पुराना है, तो वो क्या बोले? नहीं, काफ़ी पुराने से इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे पुराने के बाद उसे नया करने में कुछ खास नहीं चाहिए। आप उसे रीट्वीट करना, आप उसे टैग करना, टैग करके वो फिर दोबारा फ्रेश हो जाता है। आप एक ट्वीट करके रख लें, उसके बाद 2 साल के बाद 3 साल के बाद उसकी फिर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दें, तो आप ये नहीं कह सकते कि पुराना था आज क्यों किया। और दूसरी बात ये है कि पुलिस का एक्शन वाज ऑन द बेसिस ऑफ कि कब मैटर हमारे कॉग्निजेंस में आया। इसके अलावा जुबैर पे जो पहले केस रजिस्टर हुआ था, दैट इज अ क्लियर यार्डस्टिक कि उस केस में जुबैर का ट्वीट अगर क्वेश्चनेबल नहीं था तो हमने अकॉर्डिंगली एक्शन लिया है, जिसमें क्वेश्चनेबल मिला हमने अकॉर्डिंगली एक्शन लिया। सो इट्स अ फेयर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। व्हाटएवर ट्वीट हैज बीन डन और जो उसके रेपरकशंस हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग एक्शन हुआ है। इसके बाद जब उनसे पूछा गया केपीएस मल्होत्रा से कि ठीक यही धाराएं नुपुर शर्मा पर भी लगी थी लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया जबकि जुबैर को गिरफ्तार किया गया है, क्या ये आपने चुनकर कर रही है काम दिल्ली पुलिस? ये क्वेश्चन तब तो नहीं आया जब जुबैर पे 2020 वाले केस में हमारे इन्वेस्टिगेशन ने उसे अकॉर्डिंगली जो बनता था उसके अकॉर्डिंग उसे कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दी। द पॉइंट इज दैट पिक एंड चूज नहीं है, बट डेफिनेटली जो इन्वेस्टिगेशन सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग एक्शन होगा। तो अंजुम ये कह रहे थे कि पिक एंड चूज नहीं है, यानी कि चुन के ही नहीं किया गया है। तो जो जुबैर की गिरफ्तारी है उसके बाद राजनीतिक हलकों में भी इस मामले पर काफ़ी चर्चाएं गर्म हैं। एक और विपक्ष इस गिरफ्तारी की आलोचना कर रहा है तो दूसरी ओर बीजेपी इसे विपक्ष का पाखंड बता रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि हर वो शख्स जिसने बीजेपी की नफरत, उसकी कट्टरता और झूठों का पर्दाफाश किया है वो उनके लिए एक खतरा है। सच की एक आवाज़ को गिरफ्तार करने से हजारों और आवाज़ें
आवाजें सामने आएंगी। सच की अन्याय पर हमेशा जीत होती है। शायद वहीं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि जो लोग केतकी चिताले कंगना रनौत के खिलाफ अवैध कार्रवाई का जश्न मनाने बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर चुप रहे, वो अब दहाड़े मारकर रो रहे हैं। केतकी चिताले ने एनएसपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जी बिल्कुल, एनसीपी प्रमुख शरद पवार हैं, उनके खिलाफ जो चिताले थी, तो उस मामले से भी साबित होता है अंजुम की अलग अलग सरकारें ऐसी कार्रवाइयां करती रही हैं। ये महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में ऐसे मामले अभी देखने को मिलते रहे। अर्नब गोस्वामी का भी मामला हम देख चुके हैं। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिना नोटिस के और किसी अनजान FIR के बिना गिरफ्तार किया गया है, ये प्रक्रिया का पूरी तरह उल्लंघन है। दिल्ली पुलिस उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर रही है जो मुसलमान विरोधी जनसंहार के स्लोगन देते हैं, ये कह रहे हैं ओवैसी। शायद जुबैर पर जो मोहम्मद जुबैर पर जो धाराएं लगाई गई हैं वो हैं 153A, 153A और 295 सवाल है कि ये धाराएं हैं क्या? यही जानने के लिए कानूनी मामलों की जानकार हैं नित्यानंद रामाकृष्णन, उनसे BBC संवाददाता सरोज सिंह ने बात की। देखिए 153A वो चीज है जो किसी भी दो कम्युनिटीज कैसे भी हो, वो कास्ट हो, कम्युनिटी हो, उन दोनों के बीच में जो नफरत पैदा करने के लिए, दोनों के बीच में शत्रुता पैदा करने के लिए अगर कोई चीज जान के इस सोच से कि ये पैदा करना है बोला जाए तो वो 153A है। 153A में दो है, या तो 5 साल या 3 years मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट, और 295 है कि किसी रिलीजियस प्लेस को डिफाइल करे, तो उसको 295 प्लेस ऑफ वर्शिप को इस आशय से आप करें, उसको डिफाइल करें, उधर उसको अपवित्र करें, उसमें इस मकसद से कि आप किसी की रिलीजियस भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, तो ये 295 है। 295 जहां तक मुझे याद है 2 साल तक की सजा है बेलेबल मैक्सिमम। 153A क्या वो बेलेबल नहीं है? नहीं, 153 बेलेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि सजा 3 साल से कम है, बेलेबल का सिर्फ ये मतलब है कि पुलिस ही को बेल दे देनी चाहिए, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेलेबल, नॉन बेलेबल के अलावा अब एक और कैटेगरी आ गया है कानून में, वो ये है कि अगर 7 साल से कम की सजा हो मैक्सिमम, तो अरेस्ट नहीं होना चाहिए नॉर्मली। किसी भी समूहों, जन समूह के 2 हिस्से जो आइडेंटिफाइबल समूह हो, उनके बीच में आप शत्रुता पैदा करने वाली कोई बात इस उद्देश्य से करें कि उनके दोनों के बीच में शत्रुता पैदा हो, तो ये 153A लगता है। लेकिन अगर ये बातें किसी प्लेस ऑफ वर्शिप में कही जाए, 5 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन जुबैर के केस में कौन सा प्लेस ऑफ वर्शिप है ये तो दिख ही नहीं रहा है, और उन्होंने जो कहा है वो रिलीजियस ग्रुप के बीच में शत्रुता पैदा करे, मतलब हो सकता है कि कोई ऐसी बात करे जो किसी को अच्छा ना लगे, लेकिन उसमें 153A के लिए और भी चीजें जरूरी है। हार्मनी जिससे पैदा हो, ये नहीं कि किसी के मन में उसके लिए कुछ पैदा हो, किसी को लगे कि ये टेस्टफुल नहीं है, इसको बोलना नहीं चाहिए, ये 153A नहीं है। जब आप ये कह रहे हैं कि इसमें वो उद्देश्य या मकसद हो, तो वैसा ही एक बयान अभी हाल फिलहाल में बीजेपी के पूर्व नेता नुपुर शर्मा ने दिया था, उन पे भी जो धाराएं लगी थी वो 153 और 295 ही लगी थी, और दिल्ली पुलिस की इसी ब्रांच ने उन पर भी FIR दर्ज की थी। ये जानना चाहती हूँ, एक मामले में गिरफ्तारी होती है और दूसरे मामले में गिरफ्तारी नहीं होती है। ये सवाल आपको दिल्ली पुलिस को करना चाहिए, मैं भी करना चाहती हूँ यही सवाल। तो ये चेरी पिकिंग का एग्जाम्पल हो सकता है? लगता तो है, बल्कि इसमें ये भी है कि जो ये मोहम्मद जुबैर ने तो सबसे पहले उन्हीं ने इसका खुलासा किया कि ऐसी बात कही गई, मतलब उन्होंने पब्लिक में कहा था, जो बीजेपी की कार्यकर्ता थी टीवी डिबेट पे, पर इस बात को फोकस में लाए ये मोहम्मद जुबैर थे, और जो उनको एट्रीब्यूट किया जाता है बीजेपी की कार्यकर्ता को, अगर वो बात उन्होंने सच में कही है तो वो तो मतलब सीधे उन्होंने शायद एक आरोप लगाया एक रिलीजियस आइकॉन पे बिल्कुल ही गिरी हुई हरकतों का। ये थी नित्या रामाकृष्णन। शायद मैंने पहले नित्यानंद रामाकृष्णन बोल दिया था, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। वो नित्या रामाकृष्णन इनका नाम है और कानूनी मामलों की जानकार हैं। शाहिद, आपने थोड़ी देर पहले असदुद्दीन ओवैसी के एक ट्वीट का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी अनजान को FIR के बिना पर गिरफ्तार किया गया है और ये प्रक्रिया का पूरी तरह से उल्लंघन है। तो सवाल है कि फिर गिरफ्तारी की प्रक्रिया ऐसे मामलों में है क्या? यही जानने के लिए BBC संवाददाता सरोज सिंह ने बात की कानूनी मामलों के विशेषज्ञ फैजान मुस्तफ़ा से।
ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जहां पे भी 7 साल से कम की सजा है वहां अरेस्ट करने से पहले नोटिस दिया जाए। वो नोटिस शायद जुबैर के केस में नहीं दिया गया, जिसकी वजह से लोगों को ये लग रहा है कि पुलिस ने जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना इस मामले में। अब कुछ और धाराएं भी हों जिनमें 7 साल से ज्यादा की सजा हो तो वो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई। मैंने वो एफआईआर की कॉपी पढ़ी है, उसमें यही दोनों धाराएं बताई गई हैं, 153A और 295। नोटिस दे देते तो बेहतर था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है। आमतौर से ना अरेस्ट अवॉइड की जानी चाहिए जब तक कोई बहुत बड़ा मुजरिम ना हो, जिसके भागने का डर ना हो, जिसका इस बात का डर ना हो कि वो एविडेंस को टेम्पर करेगा। अब मॉडर्न लीगल सिस्टम्स में अरेस्ट रूल नहीं है। दूसरी बात जो बोल रहे हैं प्रोसीजर के लैप्स में, वो प्रतीक सिन्हा जो कि उनके फाउंडर हैं ऑल्ट न्यूज के, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई। अब जो एफआईआर की कॉपी पुलिस की तरफ से मिली है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये आरोप इतना संगीन था कि इसे हम अपलोड नहीं कर सकते, ये ऐसा भड़काऊ टाइप मामला है। तो क्या एफआईआर नहीं देना भी प्रोसीजरल लैप्स में आएगा? दो चीजें हैं। ऐसा है कि ये पुलिस सही कह रही है, अगर कोई इस तरीके की चीज पब्लिक डोमेन में आती है तो जो मुलजिम है उसके लिए और खतरा होता है, और समाज में अगर इस बात का अंदेशा हो कि इससे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो तो ऐसे में अपलोड ना करना बेहतर डिसीजन है। लेकिन जो खुद एक्यूज्ड है या उसके वकील हैं उनको तो कॉपी देनी पड़ेगी ना। तीसरी बात सर, 2018 का कोई ट्वीट हो तो क्या 2022 में 4 साल बाद उसको इस कैटेगरी में रखा जा सकता है? ये क्रिमिनल लॉ में ये नहीं होता है। कोई अगर आपने पहले भी क्राइम किया और वो अब नोटिस में आया तो पुलिस उसमें प्रोसीड कर सकती है। ये थे कानूनविद फैजान मुस्तफ़ा। अंजुम, मैं नाम ले रहा हूँ, दिशा रवि, आनंद तेलतुंबड़े, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, वरवर राव, तीस्ता सीतलवाड़, केतकी चिताले, देवचा मचामी, शेख शफीकुल इस्लाम, ये कुछ ऐसे लोग और ऐसे मामले हैं जिनमें अलग अलग राज्यों की सरकारों ने पत्रकारों, सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां की हैं। तो यानी कोई एक सरकार नहीं, तमाम सरकारें, तमाम आंदोलन जो चलते हैं उसमें जिस तरीके से उसको लीड करने वाले होते हैं उनको गिरफ्तारी की गई। तो इसी सिलसिले में मैंने मानवाधिकार कार्यकर्ता रवि नायर से बात की और उनसे पूछा कि वो इस मामले को किस तरीके से देखते हैं, और उन्होंने इस मामले में इस गिरफ्तारी की निंदा भी की है। ये तो सरासर मानवाधिकार का हनन है, फ्री स्पीच का हनन है और हर राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। तो इस पे तुरंत उनको रिहा किया जाना चाहिए। अब उच्च स्तरीय कोर्ट में अगर जाए तो शायद इस पे तुरंत रिहाई हो। सर, जिस तरीके से ये सवाल उठते रहते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर केस लादे जाते हैं केंद्र सरकार की ओर से, लेकिन सर इसके अलावा देखने को मिला है कि राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में, जहां पर गैर बीजेपी सरकारें हैं, वहां पर भी ऐसे ही किस्से देखने को मिलते हैं। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य किसी दल का राज सरकार हो, प्रवृत्ति तो फासिस्ट है और कोई अकाउंटेबिलिटी, जो जवाबदेही बोलते हैं, नहीं है। जब तक आपके यहाँ सीआरपीसी में सेक्शन 197 होगा जिसके चलते आपको प्रायर परमिशन लेना होता है किसी भी पब्लिक सर्वेंट को या पुलिस कर्मी के खिलाफ केस करने के लिए, तो प्रायर परमिशन लेने के लिए तो ये अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही नहीं आएगा। ये इमरजेंसी के बाद नेशनल पुलिस कमीशन गठित की गई थी और 1980 में उन्होंने बहुत बढ़िया रिपोर्ट निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि 197 का अनिवार्य तौर पे खात्मा होना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं हुई है। सरकारें आए हैं, गए हैं, सब रंगों के सरकार, लेकिन इसमें देखिए नौकरशाही हिंदुस्तान में हावी है, न कि राजनीतिक लोग। इसी का ये फलस्वरूप है। आपने कहा सरकारें फासिस्ट हैं और आपने उसमें सबको शामिल कर लिया। क्या आप ये मानते हैं कि जितनी सरकारें होती हैं वो अपने खिलाफ विरोध की आवाजें नहीं सुनना चाहती? क्या आप इसलिए आप उनको फांसीवादी कह रहे हैं? देखिए, कोई सरकार जो जमहूरियत में बिलीव करता है वो जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी उसका स्तंभ होना चाहिए। साथ में पुलिस को या फौज को इस तरीके का इम्यूनिटी या इम्प्यूनिटी नहीं देना चाहिए जिससे
197 में लिखी गई है। कोई भी जमहूरी देश में ऐसे कानून नहीं होते हैं, तो हमारे यहाँ तो ये सब हैं ही। तो आप 20-20 साल के लिए किसी को बंद कर दें और या 2 साल के लिए खालिद सैफी या उमर खालिद को बंद कर दें और केस भी ना शुरू हो और जमानत भी ना दें, तो ये क्या प्रवृत्ति है? इसको फासिस्ट ना कहें तो हम क्या कहें? ये थे मानवाधिकार कार्यकर्ता रवि नायर। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। इस कार्यक्रम को आप फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव सुन रहे हैं। आगे सुनवाएंगे एलजीबीटी समुदाय क्यों मना रहा है प्राइड मंथ का जश्न, और साथ ही चर्चा होगी खेल की दुनिया की भी। अंजुम, रुख कर लेते हैं सोशल मीडिया का, क्योंकि हमारे लिसनर्स अपना फीडबैक लगातार अपने कमेंट्स के जरिए देते रहते हैं, फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी, और हमारा ये जो बुलेटिन है वो बाकी ऐप्स पर भी है, पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर भी जाता है। तो जो वहाँ फीडबैक नहीं दे पाते हैं और वो देना चाहते हैं तो एक दिन आ सकते हैं और लाइव सुन सकते हैं और यहाँ फीडबैक ले सकते हैं। डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी यूट्यूब पर लिखते हैं, पूछ रहे हैं कि थोड़ा सा राजस्थान में आज क्या हुआ ये भी बताइए। तो वाजपेयी जी, बुलेटिन की शुरुआत में जब मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो हमने उसी से शुरुआत की थी, उदयपुर में क्या हुआ। अगर आपको बाकी जानकारी चाहिए तो आप बीबीसी हिंदी की वेबसाइट, फेसबुक पेज पर जाके बाकी जानकारी, बाकी अपडेट्स ले सकते हैं। अंजुम, लगातार इसी तरीके के कमेंट्स कई हमारे लिसनर्स कर रहे हैं और अधिकतर ये कह रहे हैं, जिनमें से एक सुनील पांडे हैं, वो कह रहे हैं हिंदू युवक के मारे जाने की खबर का विश्लेषण ना करके जुबैर की गिरफ्तारी का विश्लेषण। बीबीसी, उन्होंने इस तरीके से कहा। लेकिन इस पे हम बता देना चाहते हैं ये अभी हाल फिलहाल की ही घटना है जो अभी जिसकी पुष्टि हुई है, और इस घटना पर भी आगे जिस तरीके का डेवलपमेंट होगा हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इस खबर का भी पूरा विश्लेषण ज़रूर किया जाएगा, ऐसा नहीं है। तमाम लोग, नवल जोशी, राजवीर सिंह, सत्यनारायण गुप्ता, ये सब लोग इसी तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। मैं ये कह देता हूँ कि इस पर भी विश्लेषण होगा, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल की खबर है। और इसी से जुड़ा हुआ रवि हैं, वो कमेंट कर रहे हैं यूट्यूब पर, लिख रहे हैं, अंग्रेजी में है, इट्स अ टेस्ट of majority community of India to have some patience and think with cool mind, and its humble request to all communities of country, if you don't condemn that's okay, but don't do like this। ये बहुत समझदारी वाली बात कही है। फिर से नाम बताइए इनका। रवि नाम है इनका। रवि नाम जैसी सोच की कितनी जरूरत है अंजुम। आप मान सकते हैं कि पेशेंस और पीस, ये जो आज के वक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और किसी तरक्की के लिए भी पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। 2 खबरें और मैं 2 कमेंट्स और पढ़ देता हूँ, ये थोड़ी सी हटकर हैं। इंतज़ार अंजुम, एक तो हम नाम है तो इंतज़ार अंजुम, तो वो लिख रहे हैं कि बीबीसी कल भी निष्पक्ष था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये भरोसा आपका है जो हम लोगों को इस तरीके के कार्यक्रम करने के लिए उत्साहित करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इतने ध्यान से सुनते हैं इसको। सभी लिसनर्स का शुक्रिया, और भरोसा बहुत ज़रूरी है, चाहे आप बीबीसी पर करें, चाहे अपने पड़ोसी दोस्त पे करें। तायानाथ निरोला है, वो बीबीसी की पुरानी यादें याद कर रहे हैं जब वो परिवार में पिताजी के साथ रेहान फजल साहब, मधुकर उपाध्याय, मणिकांत ठाकुर साहब, सुधीर भौमिक साहब को सुना करते थे। तो वो आज इंटरनेट पर बीबीसी सुन रहे हैं तो उनको अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं उनके लिए। तो इसी तरीके से लगातार कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग इसी तरीके से हमें कमेंट्स करते रहें। बढ़ते हैं आगे और जिक्र करते हैं समलैंगिकता और एलजीबीटी समुदाय का। जी अंजुम, ये जो महीना चल रहा है, जून महीना, इसको एलजीबीटी समुदाय प्राइड मंथ के तौर पर मना रहा है। तो इस दौरान भारत और दक्षिण एशियाई देशों में रंगारंग परेडें, कॉन्सर्ट और मार्च हो रहे हैं। और आपको शायद याद हो, साल 2018 में समलैंगिकता को लेकर एक फैसला आया था अदालत का, और भारत में इसको गैर आपराधिक घोषित कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भारत और दक्षिण एशियाई देशों में समलैंगिकों को लेकर भेदभाव जग जाहिर है। कुछ लोग अपने आप को समलैंगिक बताने से डरते हैं। तो बीबीसी की साउथ एशिया डायस्पोरा की रिपोर्टर है गगन सब्बरवाल, उन्होंने एक ऐसी ही महिला से बात की है, आइए सुनते हैं। उस रात को मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरी मम्मी मेरे पास आई छुरी लेके और चिल्ला रही थी जोर जोर से, कह रही थी कि यू ब्रॉट शेम टू द फैमिली, काश तू कभी जिंदा नहीं होती, काश तू पैदा नहीं होती। मेरी
ये 52 वर्ष की रागा डिसिल्वा से जो 70 के दशक में मुंबई के एक मिडिल क्लास परिवार में पली बड़ी। अपने साथ की बाकी लड़कियों की तरह उनकी भी शादी हुई, फिर वो माँ बनी और अपने पति और जुड़वा बच्चों के साथ न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गई। शुरुआत में ये जोड़ी बहुत खुश थी, लेकिन जल्द ही उनकी शादी में दरारें आने लगी। रागा कहती है कि तब उसे एहसास हुआ कि उसकी दिलचस्पी हमेशा से महिलाओं में थी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को खारिज कर दिया क्योंकि उसे लगा कि यह सामान्य नहीं है। जब मैं 20 इयर्स की थी तब आई हैड अ रियली गुड रिलेशनशिप विद माय फ्रेंड। आई फेल्ट ब्यूटीफुली इन लव, लेकिन हमें उस दिन पता ही नहीं था कि ऐसे कुछ पॉसिबल है कि दो लड़कियां साथ में हो सकती है, कोई फ्यूचर हो सकता है। बस जहाँ तक था वहीं पे था, एंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत प्यार किया एक दूसरे से, बस वहीं पे ख़त्म हो गया। फिर जब रवि से बात हुई मेरी, हमारी दोस्ती अच्छी थी, तो हम लोगों ने शादी कर ली क्योंकि हमको लगा कि ये नॉर्मल है। ऐसे बैठे बैठे मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को लेटर लिखा। मैंने उस लेटर में मैंने कहा था कि रवि और मेरी सेपरेशन हो रही है, और मैंने ऐसे बाइदों पे ऐसे कहा था कि यू नो कि आई लाइक वुमेन, मैं सोच रही हूँ कि मे बी आई शुड एक्सप्लोर दैट आइडिया ऑफ डेटिंग अ वुमन। और वो मैंने चिट्ठी ऐसी कबर्ड में रख दिया। और मेरी मम्मी तो सबसे बड़ी नंबर 1 जेम्स बॉन्ड, आई एम टेलिंग यू, उन्होंने वो लेटर ले लिया। मैं बच्चों को सुला रही थी रात को, और अचानक अंधेरे में मैंने कुछ आवाज़ सुनी। मैंने वो एक जो ब्लेड होती है, शाइनी ब्लेड, मैंने ऐसे मेरे आंखों के सामने देखा। तो मैंने कहा ये कौन आ गया? मेरी मम्मी की आवाज़ थी, चिल्ला रही थी और कह रही थी कि यू आर अ कर्स टू द फैमिली, तुमने तो हमें शर्मिंदा कर दिया। सालों तक नकारने के बाद एक दिन रागा ने अपनी शर्तों पर जीने का फैसला किया। रागा कहती है कि जब लोगों को पता चला कि वो एक लेस्बियन है तो वो रागा से दूरी बनाने लगे। इंडियन कम्युनिटी न्यूजीलैंड में मेरे मुंह पे आके थूकते थे। मुझे लोगों ने फिजिकली पिटाई की हुई है। लेकिन निकला के आते ही रागा की जिंदगी बदलने लगी। निकला ने रागा का पूरा साथ दिया और आगे बढ़ने में मदद की। निकला कहती है कि आज रागा की वजह से उसको एक प्यारा परिवार और 2 प्यारे प्यारे बच्चे मिले हैं। मेरा कोई अपना बच्चा नहीं है। मुझे ये लगता है कि अगर मेरे अपने बच्चे होते तो उनके साथ भी मेरा ऐसा ही रिश्ता होता। हमने रागा के बेटे ऐश को निकला और उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछा तो उन्होंने हमें ये बताया। मैं निकोला से बहुत करीब हूँ। मुझे बस ऐसा लगता है कि जैसे मेरी 2 माँ हैं, जैसे लोगों की माँ और पिता होते हैं। और सभी चुनौतियों पर काबू पाने के बाद अब रागा और निकला आखिरकार अगस्त 2020 में शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार है। गगन सब्रवाल, BBC न्यूज़, लंदन। और अब बात खेल की। शायद क्रिकेट की दुनिया से एक बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल बड़ी खबर आ रही है, और खबर ये है अंजुम कि इंग्लैंड टीम के जो 2019 की विनिंग टीम के कैप्टन थे इयान मॉर्गन, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इतने शानदार बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर के, और उन्होंने अब कह दिया है कि वो अब आगे अपने 16 साल लंबे करियर के बाद उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। इसके अलावा इस पर भी बात करते हैं। पहले बता दें कि इंडिया आयरलैंड का दूसरा T20 मैच है, और मैच से पहले बारिश की आशंकाएं जताई जा रही हैं। अंजुम, आते हैं वापस इयान मॉर्गन पर और बताते हैं कि उन्होंने अपने 16 साल लंबे करियर में वनडे और टेस्ट और T20 मिलाकर 10,000 से ज्यादा रन बनाए थे। अंजुम, और एक बात जान के आपको बहुत दिलचस्पी होगी, उन्होंने अपने क्रिकेट की शुरुआत आयरलैंड टीम से शुरू की थी, यूके का जो पड़ोसी देश है। लेकिन वो 3 साल बाद 2009 में इंग्लैंड की ओर से खेलने लगे। मध्य क्रम में खेलने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज थे मॉर्गन, जिन्होंने 248 वनडे मैचेस में 7,701 रन बनाए, और जबकि उसके बाद 115 T20 मैचेस में 2,458 रन बनाए। और इंग्लैंड के लिए 2009 में उन्होंने नीदरलैंड्स के खिलाफ जो है अपना डेब्यू किया था। तो इतने शानदार 35 साल की उम्र के बाद उन्होंने अब रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, और वो वर्ल्ड कप जिताने वाले इंग्लैंड पहला वर्ल्ड कप जिताने वाली टीम के कप्तान थे। विंबलडन में क्या हो रहा है जरा बताएं। विंबलडन में शाहिद एक तो करीब 3 साल बाद राफेल नडाल एक तो ग्राउंड पर उतरे हैं, कोर्ट पर उतरे हैं। 2019 में जब टूर्नामेंट खेला जा रहा था उस समय 2020 में टूर्नामेंट हुआ नहीं था कोविड की वजह से। 21 में उनको इंजरी थी और आज वो फिर से कोर्ट पर हैं। और सबसे बड़ी बात है, अभी मैच चल रहा है, 2 पॉइंट राफेल नडाल जीत गए हैं और 2 पॉइंट फ्रांसिस्को सेरेंडोलो जीते हैं। तो दोनों के बीच में अभी 30-30 जो है ब्रेक पॉइंट्स जो हैं वो चल रहे हैं। तो मैच अभी चल रहा है, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। लेकिन कल जो
मुकाबला हुआ नोवाक जोकोविच का। नोवाक जोकोविच दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। उन्होंने कल 6-3, 3-6, 6-3 और 6-3 से सेट लगातार जीते। कोरियाई खिलाड़ी ने उनको अच्छी टक्कर दी। सून वू कॉन के साथ उनका मैच था। कॉन हालांकि बीच में वापसी करते हुए दिख रहे थे। उन्होंने 3-1 से बढ़त भी बनाई थी, ब्रेक हासिल किया था, लेकिन जोकोविच तो जोकोविच हैं। उन्होंने वो जो बढ़त बनाई थी उसको वापस हासिल किया और 90 थोड़ी देर बाद उन्होंने वो सेट जीत लिया और 6-3, 3-6, 6-3, इससे उन्होंने अपना पूरा मैच। और इसके अलावा बड़ा दिलचस्प ये भी है अंजुम के जोकोविच जो है वो चारों ग्रैंड स्लैम जो होते हैं उन चारों ग्रैंड स्लैम के 80 मैचेस जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। बिल्कुल, नोवाक की इस ग्रास कोर्ट जो ग्रैंड स्लैम है उस 90 मुकाबलों में 80वीं जीत थी ये उनकी। ये बहुत दिलचस्प मुकाबला है और कल जो है वो महिला में एम्मा राडुकानु भी जीत गई। दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में आज इतना ही। इस पॉडकास्ट के एडिटर थे रेहान फजल। स्टूडियो का तकनीकी मामला था रविशंकर कुमार और तिलक राज भाटिया के हाथों में। मुझे और अंजुम शर्मा को दें इजाजत। नमस्कार।